चुकी अब रात, हो चुका है प्रभात, सूर्योदय से अनुप्राणित होगी अब इस वेला में बात। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन और अभिवादन की आरंभिक परंपरा के साथ सुप्रभातम की वेला में सुप्रभातम के एक और नए अंक को लेकर उपस्थित हूं मैं, नारायण दत्त मिश्र। समय है प्रभात का और सूर्य से अनुप्राणित सुप्रभातम में ज्ञान की रश्मियों को सबसे पहले हम बिखेरा करते हैं भारतीय काल गणना की विशेषताओं को समक्ष रखती हमारी प्रस्तुति के साथ, जिसे आप जानते हैं आज का पंचांग इस नाम से। तो जान लेते हैं अब आज की तिथि, वार और नक्षत्र को इसी पहले प्रभाग के द्वारा। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। समय और उसकी विशेषताओं को समझकर व्यावहारिक जीवन जीने के लिए हमें हर क्षेत्र का जानकार बनना होता है, यह आप जानते ही हैं। पर जानकार बनने के साथ ही साथ हमें अनेक गुणों का भी विकास हो और इस तरह हम भारत और भारतीयता के समर्थ उन्नायक बने। पर गुणों के विकास के बाद भी हम सदैव विनयी बने, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है, एतदेव कुलीनत्वमेतदेव गुणार्जनम यत् सदैव सताम सत्सु विनयावनतम शिरः। अर्थात सज्जनों की कुलीनता और गुणार्जन तो इसी में है कि सज्जनों के बीच सदैव मस्तक विनय से झुका रहे। तो इसी तरह के प्रेरक वचनों की प्रस्तुति का समय हो चला है अब, जिसे हम जानते हैं सुभाषित के नाम से। तो आइए अब प्रस्तुत करते हैं आज के सुभाषित को 3 भाषाओं के साथ। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चनमणि संयोगो जनयति कस्य विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम 2 अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least 2 wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित प्रस्तुति का। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित अमूल्य ग्रंथों में संसार के प्रत्येक विषय के साथ ही मानव के आचार, विचार, कर्म आदि का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए तथा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सभी का वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है। देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। ज्ञान परंपरा तथा भारत के विशालतम ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत में भीष्म पितामह ने शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम को विस्तार से बताया है।
भीष्म पितामह कहते हैं कि कर्ता अथवा व्यक्ति को अपने शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है, अतः विचार पूर्वक ही कार्य किया जाना आवश्यक है। आत्मना नर्थ युक्तेन पापे निविशते मनः स कर्म कलुषम कृत्वा क्लेशे महति धीयते। अर्थात अनर्थ कार्यों से युक्त बुद्धि पाप कर्म में प्रवृत्त होने लगती है और मनुष्य दोष युक्त कर्म करके अत्यधिक क्लेश में पड़ जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति श्रद्धालु, जितेंद्रिय, धन संपन्न होते हुए शुभ कर्म करते हैं, वे अत्यधिक सुख को प्राप्त करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, सुशीघ्रम अपि धावंतम विधानम अनुधावति। अर्थात जिस मनुष्य ने जैसा जैसा कर्म किया है, वो कर्म उसके पीछे लगा रहता है। सम्मान, अपमान, लाभ, हानि तथा उन्नति अवनति ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पग पग पर प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध भोग के पश्चात पुनः निवृत्त हो जाते हैं। आत्मना विहितम दुखम आत्मना विहितम सुखम गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौर्वदेहिकम। दुख अपने ही किए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। बालो युवा वा वृद्धश्च यत् करोति शुभाशुभम तस्याम अवस्थायाम भुंक्ते जन्मनि जन्मनि। भीष्म पितामह कहते हैं, कोई बालक हो, युवा हो या बूढ़ा हो, वो जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है, जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। भीष्म पितामह कहते हैं, जैसे मलिन वस्त्र जल से धोने पर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास पूर्वक तपस्या करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और कभी भी समाप्त न होने वाला महान सुख प्राप्त होता है। दीर्घ कालेन तपसा सेवितेन महामते धर्म निर्धूत पापानाम संसिद्ध्यन्ते मनोरथाः। दीर्घ काल तक की हुई तपस्या से तथा धर्माचरण के द्वारा जिनके सारे पाप धुल जाते हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार व्यक्ति को जो अच्छे, अनुकूल और अपने लिए हितकर हो, वही शुभ कर्म करने चाहिए। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो यह थी भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी प्रस्तुति। निस्संदेह भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल संदर्भों को अधिक समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान अपरिहार्य है, पर ज्ञानार्जन के साथ ही स्वास्थ्य संरक्षण भी होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर और मन के स्वास्थ्य को दृढ़ रखते हुए हम ज्ञानार्जन की ओर हों तत्पर। इसके लिए अभी समय है स्वास्थ्य मंत्र नामक विशेष प्रभाग का, जहां हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज प्रस्तुत कर रही हैं हृदय रोग और उससे जुड़े समाधान के विषय में यह विशेष रिपोर्ट। बाईपास सर्जरी एक शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है। हृदय की बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब हृदय धमनी अवरोधित हो या क्षतिग्रस्त धमनियां हृदय में रक्त के प्रवाह को बाधित करती है। हृदय की कई धमनियों में अवरोध हो या किस तरह का और कितना अवरोध है, इस पर आधारित होती है बाईपास सर्जरी। किस प्रकार की बाईपास सर्जरी की जाएगी, ये विशेषज्ञों द्वारा स्थिति और समस्या की जटिलता के आधार पर तय किया जाता है। हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज का मैनिफेस्टेशन होता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, एंजाइना होता है। उसको डायग्नोज करने के बाद उसकी जांच की जाती है, ब्लॉकेज पता चलती है एंजियोग्राफी पे। उसके बाद ब्लॉकेज को बाईपास के लिए दिया जाता है। जो ब्लॉकेज का जो कितने ब्लॉकेज हैं, कहाँ पर ब्लॉकेज हैं और उसके कौन से पार्ट ऑफ आर्टरी के ऊपर ब्लॉकेज है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। जैसे कि बिल्कुल आर्टरी के एकदम प्रॉक्सिमल शुरू के पोर्शन में ब्लॉकेज है, छोटा सा ब्लॉकेज है जो आराम से खुल सकता है, तो उसका एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। पर जहाँ पर डिफ्यूज डिजीज़ है, डायबिटिक है, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, उनमें बाईपास बेहतरीन इलाज है। हृदय धमनी में अवरोध होने पर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी इलाज के विकल्प हैं, लेकिन इलाज कौन सी विधि द्वारा किया जाए, ये इस पर निर्भर करता है कि हृदय धमनी में अवरोध कहाँ है और कितना अधिक है। विशेषज्ञ द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता है कि हृदय धमनी में अवरोध का इलाज
कैसे हो। हृदय बाईपास सर्जरी या कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी का उपयोग हृदय में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। एक शल्य चिकित्सक क्षतिग्रस्त धमनियों को बाईपास करने के लिए शरीर के दूसरे भाग से रक्त वाहिकाओं को लेकर स्वस्थ वाहिकाओं को उस स्थान पर लगा देते हैं और एक नया मार्ग बना देते हैं। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बाईपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है और रिजल्ट्स भी वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। और जहाँ थोड़े कम ग्राफ्ट लगाना है या कम छोटा सर्जरी करनी है तो मिनिमली इन्वेसिव तरीके से भी काफ़ी हद तक उपलब्ध है। रोबोटिक भी इस समय प्रक्रिया जारी है। हृदयाघात की स्थिति में तुरंत एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि एंजियोप्लास्टी संभव ना हो या सफल ना हो तो ऐसे में कुछ मामलों में बाईपास सर्जरी करवाने की आवश्यकता होती है। बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब बाईं मुख्य हृदय धमनी में अवरोध हो, मुख्य हृदय धमनी का गंभीर संकुचन, अवरोध से हृदय में रक्त प्रवाह न हो रहा हो या कम हो, कई हृदय धमनियों में अवरोध हो या एंजियोप्लास्टी संभव या सफल न हो। एक लाइफस्टाइल का तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा इंसान को। सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ का कंट्रोल, हाइपरटेंशन का कंट्रोल, ये तो चलता ही रहना पड़ेगा बाईपास के बाद भी। बाईपास के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है आदमी को रिकवर करने में बिकॉज ऑफ सर्जिकल पार्ट, पर उसके बाद उसकी लाइफ काफ़ी हद तक सरल हो जाती है, काफ़ी हद तक, क्योंकि बाईपास से जो डिजीज एरिया है उसको बाईपास कर दिया जाता है, तो जो ग्राफ्ट चलता है वो सप्लाई काफ़ी लंबे दौरे तक चलता है। जितने मर्जी रास्ते आप नहीं बना लीजिए, अगर आपने वो डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो आपके फिर से ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेस हैं। बाईपास सर्जरी के बाद व्यक्ति को जीवन शैली में बदलाव और सावधानियां रखना जरूरी होता है। आवश्यक है कि नियमित रूप से दवाओं का सेवन किया जाए और बाईपास सर्जरी के बाद रेगुलर फॉलोअप यानी समय समय पर विशेषज्ञ को दिखाया जाए। हृदय धमनी में अवरोध की समस्या से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे हृदय संबंधित समस्याएं न हो और आपका हृदय स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में हो चला है अभी समय एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके आ जाओ। Yes, पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम में। और सुप्रभातम में अब समय हो चला है योग की प्रस्तुति का। संपूर्ण संसार अभी योग के विविध रूपों अर्थात अष्टांग योग से हो रहा है परिचित, जहां विशेषतः आसन और प्राणायाम ही हैं अभी अधिक प्रसिद्ध। तो अभी इसी प्रसिद्धि के साथ ही स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु अनेक आसनों और प्राणायाम के माहात्म्य से हम भी हो रहे हैं परिचित अपने योग और स्वास्थ्य इस प्रभाग के माध्यम से। तो आज क्या है विशेष प्रस्तुति हमारे इस प्रभाग की, आइए यह देख लेते हैं। आइए आज हम सीखेंगे पेल्विक मसल्स को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसके बारे में कुछ आसन। तो अंजनी आसन करेंगे। अंजनी आसन इस तरह से पैरों में इतना अंतर रखते हुए, श्वास भरते हुए
और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरा आसन है मलासन। मलासन के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और धीरे से नमस्ते करते हुए आराम से बैठ जाएंगे मलासन की पोजीशन स्थिति में। ये आसन बहुत हेल्प करता है पेल्विक मसल्स को स्वस्थ रखने के लिए। फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब तीसरा आसन है जिसे कहते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए पहले एक तरफ होकर के पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों में एक समान अंतर रख लेंगे, हथेलियां दोनों बगल में। श्वास भरते हुए धीरे से पीठ का और कमर का भाग ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। सेतुबंध आसन के बाद पेट के बल लेट जाएंगे। सलभ आसन। सलभ आसन के लिए इसे पेट के बल लेट गए, पीछे दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों हाथों को थाइस के अंदर, जांघों के अंदर रख देंगे और धीरे से चिन नीचे। दाहिने पैर को सांस छोड़ते ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे लाएंगे। फिर बाएं पैर को सांस छोड़ते ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे लाएंगे। इसी तरह से दोनों पैर एक साथ सांस छोड़ते ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से नीचे लाएंगे। इसके बाद फिर धीरे से आराम से उठेंगे। अभी आपने ये जो आसन देखे, आसन बहुत हेल्प करते हैं पेल्विक मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए। अब पेल्विक मसल को स्ट्रांग करने के लिए और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे कमर का जो निचला भाग है, नितंब, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि वहाँ वज़न बढ़ना बहुत स्वाभाविक हो जाता है और औरतों में तो बहुत कॉमनली ये एरिया में वज़न बढ़ जाता है, फैट एक्यूमुलेट होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अमुक चीज़ें करते वक्त ध्यान दें। बार बार उठना, एक जगह लंबा बैठे नहीं रहना, ये बहुत ज़रूरी है। चलना बहुत अच्छा रहेगा। अमुक आसन करना जो इस एरिया में फ़ायदा करेगा, रेगुलर वो आसन करना बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश ये रहे कि शरीर का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। कोशिश जारी रहे, हमेशा नियमित रूप से आसन प्राणायाम करना बहुत फ़ायदा करेगा। ऑक्सीजन जब बॉडी में बढ़ता है तब हीलिंग फास्ट होता है, इसलिए कोशिश ये रहे कि हम बीच बीच में लंबे सांस ले लें, अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो है टेंशन लेना, इसलिए टेंशन लेना, एक जगह बैठना, चिंता करना, ये तो बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि इससे कभी फ़ायदा नहीं हुआ है। और फिर फाइनली ये खूब चाय, कॉफ़ी, कोको, दारू, अल्कोहल, ये सब तो गलत ही है, इसलिए यहाँ भी ध्यान दें कि हम ये सब ना करें। तो बस ध्यान दें, सब कुछ सही ही होगा। शरीर अच्छा सुडौल ही दिखना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार। योग की इस प्रस्तुति के साथ ही अब क्रम है योग भाषा अर्थात संस्कृत भाषा से जुड़े हमारे प्रभाग का। आइए कुछ वाक्यों का कर लेते हैं आज अभ्यास हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो
क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई? तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम? परीक्षा अग्रे सारिता किम? यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता? किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता? परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत? परीक्षा कथम आसीत? प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः? किम रविः उत्तीर्णः जातः? कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन आसीत् यत् एकपत्रम अवशिष्टम इति। वदन आसीत् यत् एकपत्रम अवशिष्टम इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः? मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। हम आपको बता दें कि देश की सार्वजनिक प्रसारिका प्रसार भारती ने, या हम कहें कि दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए वेव्स। तो अब समय हो चला है सुप्रभातम के आज के अंक का समापन का। कल पुनः लौटेंगे सुप्रभातम की एक और नई प्रस्तुति के साथ सुप्रभातम की ही वेला में। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति। ससुप्रभातम पुनरपि आगंतुम। नमो नमः।